जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। मैं राजीव शर्मा, आपका अपना दोस्त, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द कोचिंग गुरु में। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से वीडियो की सीरीज को लगातार चला रहे हैं, कुछ कारण से बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लगातार आने वाले 20 से 25 दिनों के बाद में एग्जाम है, 26 जून को वीडियो री एग्जाम। जो 2018 में हुआ था वह 2023 में फिर से हो रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला को हमने शुरू किया है। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाने की 100% संभावनाएं हैं, बेहतरीन प्रश्न, उन पर डिस्कशन करते हैं। एक एक करके एक एक प्रश्न को समझेंगे, सभी टेस्ट को लगाएंगे। ये एक टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है। आपकी तैयारी अब कंप्लीट हो चुकी है, अब केवल आप बैठकर टेस्ट लगाइएगा। कहीं भी आप ऑनलाइन माध्यम से मोबाइल के इस टेस्ट को लगा सकते हैं और ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल किस प्रकार का है, कितने प्रश्नों को आप फिल कर पा रहे हैं। इसमें कुछ नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिनसे आपकी जानकारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो री एग्जाम है, कैसे करें तैयारी। एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है। यदि 30 दिन के अंदर लगभग 1500 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। इस 100% सिलेक्शन आपका होने की पूरी पूरी संभावनाएं रहेंगी। ईश्वर ने चाहा तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा जो बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना दे देता हूं। हमारे चैनल पर द कोचिंग गुरु पर सामान्य अध्ययन, जीके और जीएस के लिए प्रत्येक दिन 8 बजे से मैं आपकी क्लास को लूंगा। सामान्य हिंदी की हमारी क्लास वंदना गौड़ मैम लेंगी। आप लोगों की प्रतिदिन क्लास हिंदी की मैम लेंगी। और उसके बाद मैथ की क्लास आपकी जो जनरल कंपटीशन की चल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित हो या फिर एसएससी से संबंधित हो, आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको प्रत्येक दिन 3 क्लास से अधिक प्रोवाइड हो जाएंगी। जल्द ही रीजनिंग एवं अन्य इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट की क्लास भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं चैनल के साथ में, ताकि आपको बेहतरीन शिक्षा जो है वो बिल्कुल निशुल्क और उचित समय पर मिल जाए। चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न के साथ हम अपनी प्रश्न संख्या को शुरू करते हैं, टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। सभी कमेंट में बताते रहेंगे कि कितने प्रश्न उनके सही हुए हैं जो वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से अपने प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसकी स्थापना के बारे में आप लोगों को बताना है। लेकिन ध्यान रहे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका नाम जो पड़ा है वो 1947 में पड़ा है। इससे पहले इसका नाम था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से था। इंपीरियल इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका नाम जो पड़ा है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1947 में पड़ा है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1929 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। बस एक छोटी सी जानकारी ये रखनी है इसकी, कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1947 में पड़ा। 1929 से लेकर 1947 तक इसका नाम इंपीरियल काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च था। बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। केवल वही चीजों पर बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला है, धान में खैरा बीमारी का कारण क्या है? धान जो होता है उसमें जो खैरा बीमारी आती है वो किसके कारण आती है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी के हिसाब से 1 2 3 4 कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो धान में खैरा बीमारी का कारण है मुख्य, वो जस्ते की कमी के कारण होता है। जस्ते की कमी, क्योंकि फसलों में जो है वो उर्वरक की मात्रा जब कम हो जाती है, कई प्रकार के उर्वरकों को ध्यान में रखकर फसलों को उगाया जाता है। एक लंबे समय के लिए उर्वरक लगाए जाते हैं, एक अल्पकालीन उर्वरक होते हैं जो समय समय पर दिए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन। ठीक है, तो जस्ते की कमी से इसमें खैरा रोग हो जाता है। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है: कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन से, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से होती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तुरंत जवाब देंगे तो ध्यान रखेंगे, वायु में जो हमारे वाहन चलते हैं, यातायात के साधन चलते हैं एवं फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और फिर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक अधिक बढ़ जाती है, जिससे
सल्फ्यूरिक अम्ल जैसा एक हानिकारक पदार्थ पैदा होता है, नाइट्रिक अम्ल जैसा एक हानिकारक पदार्थ पैदा होता है, जो अ, वायु में जो आर्द्रता होती है उसका उसमें उसके साथ अभिक्रिया करके वर्षा का रूप धारण कर लेता है। और वह वर्षा जब बिल्डिंगों पर, इमारतों पर एवं घास पर गिरती है तो वह हर प्रकार से हानिकारक होती है। समुद्र में गिरती है, मछलियों के लिए हानिकारक होती है, घास पर गिरती है, पशुओं के लिए हानिकारक होती है, और बिल्डिंगों की जो सुंदरता है उनको भी खराब करती है। ऐसे में यह तेजाब वर्षा कहलाती है, जिसे एसिड रेन कहा जाता है। और इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये प्रदूषण से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन पहली बार भारत में कब आया? साइमन कमीशन, ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन ब्रिटेन ब्रिटेन से अगर बनने की बात करें तो 1927 में बना, और फिर उसके बाद में ये भारत में एंट्री करता है 1928 को। तो 1928 में यह भारत में आया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब यह भारत में आया तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इसका बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया। प्रमुख विरोधकर्ता जो थे वो इलाहाबाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत थे, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने हैं। और लाहौर से लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे। इसी के विरोध के कारण लाला लाजपत राय को लाठी लगी और लगभग 30 अक्टूबर को वह घायल हो गए। लाठी लगने के बाद उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी ब्रिटेन की कब्र के ताबूत की एक एक कील का काम करेगी, और वही हुआ। उनकी मौत का बदला हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने, जिनमें सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद व अन्य क्रांतिकारी थे, लगभग उनकी 17 नवंबर के आसपास मृत्यु हो गई। और उसके तुरंत बाद जो क्रांतिकारी थे उन्होंने शपथ ली कि हम लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला जरूर लेंगे, और उन्होंने बदला लिया, लाहौर में जाकर ही सैंडर्स की हत्या कर दी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1928। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? अखिल भारतीय की बात चल रही है। अखिल भारतीय का मतलब है पूरे भारत के स्तर पर किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में हुई थी, 1936 में हुई थी, और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के द्वारा हुई थी। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, श्रद्धानंद महाराज के द्वारा। स्वामी श्रद्धानंद महाराज बहुत ही कट्टर हिंदुत्व की भावना को रखते थे। ध्यान रखेंगे, यह स्वामी दयानंद सरस्वती के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्हीं की शिक्षा को इन्होंने आगे बढ़ाया, और इन्होंने 1902 में स्वामी मुंशीराम के साथ में मिलकर हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में भारत का पहला संस्कृत गुरुकुल ओपन किया। 1902 गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विटले पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। और यह दिया जाता है, जब ग्रीन की बात आ गई तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ग्रीन ऑस्कर के नाम से किसे जाना जाता है? विटले पुरस्कार को जाना जाता है, जो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। नुक्लू फॉर्म को यह दिया गया था 2021 में। नुक्लू फॉर्म भारतीय हैं, उनके साथ में 6 व्यक्तियों को और दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुगल सेना में चिकित्सक किसको नियुक्त किया गया था? ये एक फ्रांसिस थे, और फ्रांसिस के रूप में इन्होंने मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्नियर। वर्नियर को मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों। ऐसे में हम बात करते हैं कि जब शाहजहां की शासनकाल चल रहा था, मुगल बादशाह शाहजहां का शासन चल रहा था, मुगल बादशाह, तो मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में इनको चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। और ऐसे में शाहजहां का जो पुत्र था औरंगजेब, और इसी का पुत्र था दूसरा दारा सिको। औरंगजेब, औरंगजेब प्लस दारा सिको। तो इन दोनों के मध्य जब युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध के जो प्रत्यक्षदर्शी थे, इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी वर्नियर थे। इन्होंने इस युद्ध को होते हुए देखा था। शाहजहां के शासन में चिकित्सक के रूप में कार्य करते थे, और इन्हीं के पुत्रों में जब युद्ध हुआ था राज सिंहासन को लेकर, गद्दी को लेकर, औरंगजेब और दारा सिको के मध्य। लगाते रहिएगा, एक एक प्रश्न को देखते रहिएगा बैठकर, कहीं भी किसी भी स्थान पर तैयारी करते रहिएगा बढ़िया तरीके से। देखिए, ध्यान रखेंगे इससे का ये थोड़ा सा मिस एरर हो गया है, इसको ध्यान रखेंगे इधर। प्रश्न ये है, इसको ध्यान से पढ़ो जरा फटाफट। प्रश्न है आप लोगों के सामने, प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? हरित गृह गैस के,
ओजोन परत के, अम्लीय वर्षा के, या फिर गैसों के। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह लगभग 1992 में हुआ था और ये 16 सितंबर को हुआ था। इसी दिन यह निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक दिन ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ओजोन दिवस कब से मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसीलिए यह ओजोन से संबंधित है। यह ओजोन जो परत होती है यह सूर्य से आने वाली CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मतलब इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जो फ्रिज से निकलती है और एसी से निकलती है, यह इस परत को नुकसान पहुंचा रही है CFC। ओजोन परत जो होती है वह सूर्य से आने वाली किरणों को रोक लेती है पृथ्वी पर आने से, अल्ट्रावायलेट रेज को, ताकि किसी भी प्रकार की भयानक बीमारी पृथ्वी पर ना आ सके। लेकिन वर्तमान में CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर एवं एसीओ से उत्सर्जन जिसका बड़े स्तर पर हो रहा है, यह इस परत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की प्यारे मित्रों। दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो दामोदर की बात आ रही है। दामोदर के साथ में और नदी है जैसे कोयल नदी, और इसी के साथ में एक आती है स्वर्ण रेखा नदी। ये सब एक जगह से निकलती है, दामोदर प्लस कोयल प्लस स्वर्ण रेखा। और दामोदर को ही कहा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक। तो पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है और इसी के साथ में ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और छोटा नागपुर के पठार को स्वर्ण रेखा दो भागों में बांट देती है। ऐसे में हम बात करते हैं, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। यदि हम बात करें तो ऐसे में तिब्बत से यदि हम बात करें तो ये है हमारा प्यारा भारत, और यहां से यदि हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र यहां पर, यहां से तिब्बत के मानसरोवर, यहां एक जगह पड़ती है मानसरोवर। मानसरोवर से निकलती हैं तीन नदियां। पहली सिंधु नदी निकलती है जो अरब सागर में जाती है, इसको सिंधु नदी कहते हैं, और यह सिंधु नदी जो है लगभग 2880 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। दूसरी नदी यहीं से सतलज निकलती है जो लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है, और यह भी निकलती है मानसरोवर झील के आसपास से, सतलज नदी। और तीसरी निकलती है सतलज नदी के बाद में यहीं से 80 किलोमीटर दूर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, और ये लगभग 2900 किलोमीटर लंबाई तय करती है, 2900 किलोमीटर। इस तरह से एक जगह से मानसरोवर तिब्बत के आसपास से ही निकलती है सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान रखेंगे, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की बात चल रही है। मगध सबसे शक्तिशाली राजवंश था, इसका भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा था, तो सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा था? मगध था। मगध के अंदर तीन वंश हुए हैं। कितने वंश हुए हैं? तीन वंश हुए हैं। अगर हम सबसे पहले वंश की बात करें तो नंबर 1 पर हय्यक वंश हुआ है, नंबर 2 पर शिशुनाग वंश हुआ है, शिशुनाग वंश, और नंबर 3 पर हुआ है नंद वंश। ये प्रमुख तीन वंश हैं जो शुरुआत करते हैं मगध की। उसके बाद में बहुत सारे वंश आते हैं। हय्यक वंश का शासक बिंबसार है और इसी का अंतिम शासक नाग दशक की हत्या करके शिशुनाग नाम का शासक शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। फिर शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मानंद नंद वंश की स्थापना करते हैं, और फिर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, और फिर इसी प्रकार से मौर्य वंश के बाद में उसके अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करते हैं, और फिर यही क्रम लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। तो मगध की राजधानी राजगृह या गृहब्रज है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे क्या है? कच्चे माल, भार सम्मूलक, भार वृद्धि, भार ह्रास मूलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कपास, देखिए कपास जो होता है वो काली मिट्टी में बहुत ज्यादा होता है। काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, और काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो ज्वालामुखी के उद्गम से होता है, और ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो, ध्यान रखेंगे आप, ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जल्दी से मुझे लिखकर बताएंगे, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो आप बताइए कौन सा है सक्रिय ज्वालामुखी? तो वो है
वैरन। कौन सा है? वैरन। कहां पड़ता है ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कि बैरन ज्वालामुखी कहां पड़ता है। इसका उत्तर होगा भार सम्मूलक, कपास के लिए। इसका मतलब है कि ये कच्चे माल पर डिपेंड करता है और ये वहीं पर लगाए जाते हैं इस तरह के कारखाने जो इनके लिए उचित स्थान होते हैं, जलवायु की दृष्टि से भी व अन्य दृष्टि से भी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र भारत के 2 राज्यों में विस्तृत है? बांदीपुर, मानस, सरिस्का या फिर पेंच। तो ऐसा बाघ आरक्षित क्षेत्र आपको बताना है जो भारत के 2 राज्यों के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखेंगे, पेंच जो है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है और दूसरा यही आता है एमपी के अंतर्गत। तो ऐसा जो है पेंच है जो किसके अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह सिद्धांत आपको बताना है कि किस भक्ति संत का है। तो अगर हम बात करें रामानंद, दादू, नानक या रामानुज, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कंफ्यूज मत होना, 1 2 3 का मतलब भी ABCD होता है। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था करतारपुर, जो वर्तमान में कहां पड़ता है? पंजाब का वह क्षेत्र जो पाकिस्तान में पड़ता है, करतारपुर। ऐसे में हम बात करते हैं, इन्हीं का प्रथम जो इन्हीं के शिष्य थे उन्हें लहना कहा गया था। इनके उत्तराधिकारी, लहना का मतलब अंगद। तो दूसरे जो गुरु थे वो अंगद थे, इन्हीं के क्या थे? शिष्य थे, इन्हीं के शिष्य। ऐसे में इन्होंने ही सिख पंथ की स्थापना की थी और ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इब्राहिम लोदी के समकालीन कौन से सिख गुरु थे? तो वह गुरु नानक थे। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम गुरु थे। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है उसका क्या नाम होता है? तो देखिए, वायुमंडल की परत को हम इस प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो फिर समताप मंडल होता है, समताप मंडल होता है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो आयन मंडल होता है और फिर अगर बाहर के बारे बात करें तो बाह्य मंडल होता है, बाह्य मंडल। तो इस प्रकार से इन चीजों में बटी है। आयान मंडल में जितनी भी हमारी रेस होती हैं वो होती हैं, समताप मंडल में हमारे हवाई जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं और क्षोभ मंडल में जितनी भी वर्षा, बिजली एवं धूल, आंधी जैसी गतिविधियां होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती है। तो पूछा गया है मौसम से संबंधित गतिविधियां क्षोभ मंडल। सबसे पहली वाली परत है पृथ्वी से, ये है पृथ्वी, और पृथ्वी से सबसे पहली वाली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। इसी क्रम में ध्यान रखेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल और बाह्य मंडल। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की पूछा गया है। अगर आपसे भारत की पूछा जाए कि भारत की सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है, सबसे ताजे पानी की झील, तो ताजे पानी की झील भारत की आपको बताना है, ताजे पानी की झील। और ताजे पानी की झील का भी उत्तर देना है और खारे पानी की झील का भी उत्तर देना है। दो ही झील पूछी जाती हैं, ताजे पानी और खारे पानी। तो इसका उत्तर होगा बूलर झील। और बूलर झील कहां पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। इसका खारे पानी का उत्तर होगा सांभर झील। और सांभर झील कहां पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। नमक का उत्पादन किया जाता है सांभर झील से। इसका सही उत्तर होगा विश्व स्तर पर लेक सुपीरियर झील। इसका मतलब है कि ये सुपीरियर झील जो है वह यूएसए प्लस कनाडा के बॉर्डर पर है और उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आती है। उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जो अमेरिका है देश और कनाडा है, उन दोनों के अंतर्गत बॉर्डर पर आती है लेक सुपीरियर झील, जो विश्व स्तर पर ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की झीलों की अगर हम बात करें तो आपके सामने है, ताजे पानी की बुलर झील जम्मू कश्मीर और खारे पानी की सांभर झील। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? स्थिर जनसंख्या है? बिल्कुल नहीं। सतत वृद्धि है? नहीं। तीव्र उच्च विकास है? बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति भी है और साथ में उच्च वृद्धि दर भी है। दोनों बिल्कुल सही उत्तर है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के 3 चरण होते हैं। अगर हम प्रथम चरण की बात करें इसमें, तो प्रथम चरण में उच्च उच्च जन्म दर होती है, जन्म दर, और प्लस इसी में उच्च मृत्यु दर होती है, मृत्यु दर। तो पहला चरण में उच्च जन्म दर होती है और उच्च ही मृत्यु दर होती है। और दूसरे चरण में अगर हम बात करें, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण, यहां पर सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो इसमें जन्म दर तो उच्च होती है, उच्च जन्म दर, लेकिन इसमें
जो आगे हम बात करेंगे निम्न मृत्यु दर होती है, निम्न मृत्यु दर होती है। और हम इसके तीसरे चरण की बात करेंगे तो इसमें निम्न ही जन्म दर होती है और इसमें निम्न ही क्या होती है, मृत्यु दर होती है। इसमें निम्न ही मृत्यु दर होती है। तो ये 3 चरण होते हैं जनसंख्या के। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ध्यान रखेंगे, प्रश्नों का जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम और अधिकांश जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? न्यूनतम पूछा गया है यानी कि सबसे कम, अधिकतम पूछा गया है जनसंख्या के हिसाब से। तो न्यूनतम में ललितपुर है और अधिकतम में गाजियाबाद है। ध्यान रखेंगे, ललितपुर और गाजियाबाद। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अधिकतम प्लस न्यूनतम, अधिकतम की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर है और न्यूनतम की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। जनसंख्या की दृष्टि से भी देख लिया और हमने साक्षरता की दृष्टि से भी देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, नामाचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहां स्थित है? अपने आप में थोड़ा टिपिकल सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जल्दी से नहीं पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं तो उनका उत्तर देना अपने आप में कठिन होता है। तो चलिए फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम या फिर नागालैंड। उत्तर बताइए। यह नामाचिक नामाफूक अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर का हमारा राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसको सूर्य उदय का देश भी कहा जाता है, सूर्य उदय का देश, सूर्य उदय का राज्य। यह भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है और इसी के अंदर जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है और दिहांग के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ऑप्शन नंबर ए बताना है, बी बताना है, सी और डी बताना है। ठीक है, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इनमें से सभी सही हैं। तो ध्यान रखना, बिल्कुल इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, पंचायत के 3 चरण होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसका लक्ष्य गांव में सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। जिला परिषद में इनके कुछ सदस्य होते हैं जो सांसद भी होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब है। ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इसका उत्तर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज विषय है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पंचायती राज विषय। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में शुरुआत। भारत में, भारत में पंचायत का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही सबसे पहले ये समिति बनी थी 1957 में और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी गांव में, सबसे पहले बगदरी गांव में पंचायत की शुरुआत की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों के द्वारा। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि यदि समृद्ध बनाना है देश को तो सबसे पहले गांव में विकास होना चाहिए और पंचायत। इसीलिए हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी में भी आर्टिकल 40 में पंचायतों का प्रावधान किया गया है और भारत में पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ऐसे में पंचायत की जो व्यवस्था ली गई है वह रूस के संविधान से ली गई है और ये एक राज्य का विषय है, राज्य सूची का विषय है। राज्य का कर्तव्य है कि वह ग्राउंड स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था करे ताकि एक ग्राम अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन कर सके और जब गांव अच्छा होगा तो जिला अच्छा होगा, जिला अच्छा होगा तो राज्य होगा और राज्य अच्छा होगा तो राज्य से ही राष्ट्र का निर्माण होता है और राष्ट्र अगर अच्छा होगा तो विश्व स्तर पर हमारी पहचान होगी। ऐसे में हम बात करते हैं पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य, अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6 है और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे और इसी प्रकार से प्रत्येक भारतीय के मौलिक अधिकारों के साथ साथ में मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। इसीलिए महान व्यक्तियों ने एक समिति बनाई जिस समिति को कहा जाता है, मौलिक कर्तव्यों को बनाने वाली समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं और वो जो है पंजाब के सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ऐसे में इन्होंने एक समिति बनाई और अपनी रिपोर्ट के आधार पर कहा कि प्रत्येक भारतीय के मौलिक कर्तव्य की किस
मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। ऐसे में इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा रूस के संविधान से लिया गया है और पहले जो थे 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज को 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। ऐसे में नेक्स्ट बात करते हैं आगे, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? देखिए, यदि राष्ट्रपति भी पद पर नहीं है, उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं है, वैसे प्रावधान ये है कि जब राष्ट्रपति पद पर नहीं होते हैं तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करते हैं। लेकिन यदि वह भी नहीं है तो पद खाली हो जाएगा। इस कंडीशन में यह बात की गई है कि ऐसे में हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको सीजेआई कहा जाता है, वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और ऐसा एक बार हुआ है। एम हिदायतुल्ला देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने कार्य किया और वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इंद्रधनुषीय क्रांति एक ऐसी क्रांति है जो सभी क्रांतियों को लेकर साथ में चलने के लिए कार्य करती है, चाहे वो हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, नीली क्रांति हो, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान, बहुत अच्छा प्रश्न है। रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा या राजीव गांधी सरकार के द्वारा? ध्यान रखेंगे 1950 हमारा देश गणतंत्र हुआ, 1951 में प्रथम आम चुनाव हुए और प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रथम आम चुनाव के बाद में लगातार सरकार जो रहती है वो 1977 तक रहती है। इसका मतलब 51 से लेकर 77 तक के बाद 1977 में पहली बार भारत में जनता पार्टी की सरकार बनती है और जनता पार्टी की सरकार से जो पीएम बनते हैं वह बनते हैं मोरारजी देसाई, जनता पार्टी। ऐसे में वह रोलिंग प्लान को लेकर आते हैं जिसके अंदर भारत में एक तरीके से डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर कुछ बेहतरीन योजनाओं को आगे क्रियान्वित किया जाता है। तो राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। मोरारजी देसाई जनता पार्टी के पहले क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे। जनता पार्टी से 1977 में मोरारजी देसाई बने थे और मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा क्या थे? सबसे ज्यादा बुजुर्ग पीएम भी थे। सबसे ज्यादा बुजुर्ग पीएम कौन थे हमारे देश के? मोरारजी देसाई थे। ऐसे में हम बात करें तो ये मोरारजी देसाई थे जिन्हें दो देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है, भारत का एवं पाकिस्तान का। भारत का भारत रत्न और पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान। त्रिआयाम लेजर किरण की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, ये आपको बताना है, वीडियोग्राफी होता है, जीरोग्राफी होता है, हेलोग्राफी होता है या फिर ऑडियोग्राफी होता है। तो आजकल लेजर से ही सारी चीजों का काम ज्यादातर किया जा रहा है और इसको हेलोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उनकी दीवारों पर निम्र की परत लगाई जाती है, एल्युमिनियम पेंट की, लेड चूर्ण की, रजत परत की या पारे की परत की? आपने देखा होगा जो थर्मस होता है, थर्मस को के अंदर जब हम किसी पदार्थ को भरते हैं तो वह काफी लंबे समय तक उसको उसी कंडीशन में रखता है जिस कंडीशन में उसके अंदर फिल किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके बीच में एक रजत की परत लगाई जाती है जो ताप को रोके रखती है, बनाए रखती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, टमाटर का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? चाहे वो टमाटर हो, किशमिश हो या तरबूज हो, इन सभी का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। लाइकोपिन के कारण टमाटर में लाल रंग होता है जो बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू में जो खट्टा पदार्थ पाया जाता है वह किसके कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्टरिक अम्ल के कारण या साइट्रिक अम्ल के कारण? तो ध्यान रखेंगे, टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली में पाया जाता है और ऐसे में इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, एसिटिक अम्ल के कारण। एसिटिक अम्ल सिरके में होता है, इसका ऑप्शन नंबर
इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। साइट्रिक अम्ल के कारण, नींबू में खट्टापन साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। टार्टिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। हाइड्रोफाइट क्या होता है? एक समुद्री जंतु होता है, पौधे का एक रोग होता है, एक जलीय पौधा होता है, या एक जहरहित पौधा होता है। तो हाइड्रोफाइट से मतलब होता है पानी में उगने वाले पौधे, अर्थात एक जलीय पौधा होता है। ऐसे में आपने देखा होगा एक एरोपोनिक्स होता है जिसमें हवा में पौधों को उगाया जाता है। एक बेल होती है जिसको आकाश बेल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जड़ नहीं होती है, केवल वह बाकी वृक्ष के ऊपर पत्तों पर रहती है और वो केवल हवा में ही उगती है। ऐसे में हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। गांधी जी ने अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी? गांधी जी जब अफ्रीका गए तो सबसे पहले उन्होंने वहां पर नटाल कांग्रेस की स्थापना की। इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। इसका ऑप्शन नंबर होगा 1994। नेक्स्ट बात करते हैं, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? मेंडले के नियम का, जैव विकास का, डीएनए संरचना का, या अनुवांशिकता का? तो जेनेटिक्स के अंदर जो आता है वह अनुवांशिकता आती है, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जो बनाया गया है। इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही कौन सा? उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के संप्रेषण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, या उपयुक्त में से? तो देखिए जीन सभी में काम करते हैं, क्रोमोसोम और जीन तीनों में काम करते हैं, यही लैंगिक अनुवांशिकता को आगे बढ़ाता है। उपयुक्त सभी में होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बायोलॉजी का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। धान के खेत से निकलने वाली गैसें कौन सी होती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धान के खेत से इथेन भी निकलती है, नाइट्रोजन भी निकलती है और मीथेन भी निकलती है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। धान के खेत से निकलने वाली गैसें होती हैं इथेन, नाइट्रोजन एवं मीथेन। नेक्स्ट बात करते हैं, फसल लैंगिक विधि क्या होती है? फसल लैंगिक से मतलब होता है कि फसलों उत्पादन के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसको जानने के लिए पौध का विश्लेषण। बिल्कुल। भूमि उर्वरता मूल्यांकन की विधि को कहते हैं। फसलों के नुकसान को जानने की विधि होती है। उर्वरकों की उपयोगिता परीक्षण की विधि होती है। तो देखो जो फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसको जानने के लिए उन पौधों का जो विश्लेषण किया जाता है ताकि उन पौधों को आगे बढ़ाया जा सके, उसको कहा जाता है फसल लैंगिक विधि। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 36 है, फल पकाने के लिए सहायक हार्मोन्स कौन सा होता है? तो हार्मोन्स की बात चल रही है, फल पकाने में हार्मोन्स एथिलीन होता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब है। इसी के द्वारा फलों को पकाया जाता है। तो सभी प्रश्नों को लगाते रहेंगे और कमेंट में बताएंगे कि कितने प्रश्न सही हुए हैं और मेहनत करते रहिएगा बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। शुरू में ही बताया था काली मिट्टी कैसे काली और कैसे कपास, ठीक है। ज्वालामुखी के उद्गम से होता है इसका निर्माण काली मिट्टी का, और ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। कपास एक रेशे वाली फसल होती है जो वहीं लगाई जाती है जहां की जलवायु इसके लिए अनुकूल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अलग कर लेंगे इसको। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है एप्पल वन वैक्स 780, IBM या i3M सिस्टम 360। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो आईसी चिपों के द्वारा बनाया गया था वो IBM 1620 निर्मित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं उनका इस्तेमाल किसमें होता है? क्रायोजेनिक इंजन बहुत जबरदस्त पावरफुल होते हैं। इनका होता है स्पेस शटल में। स्पेस शटल जो होता है उसमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। शुरू में ही आपको बताया था वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है वह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पे आने से रोक लेती है। ऐसे में पृथ्वी पर भयानक बीमारियों को रोका जाता है और इसको कहा जाता है अल्ट्रावायलेट किरणें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न का अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? आजकल आपको बताना है कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो नहीं होगी, ध्यान रखना, केवल मीथेन भी नहीं होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है और मीथेन भी आ जाती है। पहले ऑप्शन में केवल ऑक्सीजन है, गलत।
दूसरे में ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत, ऑक्सीजन आ गया है इसमें। केवल मीथेन अकेले काम नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, दोनों आ गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं कहां पर? तो इसमें ऑप्शन रह गए हैं, ध्यान रखेंगे, हापुड़ में भी किया गया है, सहारनपुर में भी, लखनऊ में भी और बनारस में भी, चारों शहरों में एग्रो पार्क स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर चारों ही बिल्कुल सही होंगे। ध्यान पूर्वक पढ़ लेना इसको और याद कर लेना, हापुड़, सहारनपुर, लखनऊ और बनारस। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण, उस समय जो प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था वह पोखरण में किया गया था, और पोखरण राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान में होने के बाद में भारत पहला परमाणु परीक्षण करने वाला, भारत भी परमाणु परीक्षण की लिस्ट में शामिल हो गया था। सेकंड परमाणु परीक्षण की अगर बात करें तो फिर यह हुआ था 1998 के आसपास। इसको जो पहले वाले परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था वो ऑपरेशन बुद्धा नाम दिया गया था, ऑपरेशन बुद्धा। और सेकंड वाले परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे, दो परमाणु परीक्षण हुए थे, एक 1974 में और एक 1998 में, 10 से 12 मई के आसपास। तो इसका सही उत्तर होगा 18 मई 1974, इंदिरा गांधी के शासनकाल में कराया गया था। और उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो बीबी गिरी थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न देंगे अगला, अगले प्रश्न का उत्तर देंगे फटाफट। वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? 2060 तक काफी लंबा समय है। शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने का किसने कहा है? इसका ऑप्शन आपको बताना है, भूटान है, भारत है, सऊदी अरब है या फिर संयुक्त अरब अमीरात है। यूएई, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय किया है? तो इसका एक और ऑप्शन ले लीजिएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। कलकत्ता, तो ध्यान रखेंगे फैजाबाद, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय किया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, जो 100 रन बनाए हैं वो काफी नहीं है। इस पुस्तक के लेखक कौन से क्रिकेटर हैं? राहुल द्रविड़ हैं, सौरभ गांगुली हैं, सुनील गावस्कर हैं या सचिन तेंदुलकर हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौरभ गांगुली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं और इनकी एक फेमस पुस्तक है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब जो भैंस का बछड़ा पैदा किया गया है जिसका नाम बन्नी है, वह किस राज्य में किया गया है? आपको बताना है, फटाफट जवाब दीजिएगा इसका, क्या उत्तर होगा? तो ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं, देश का पहला राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां किया गया है? देश के पहले, तो इसका सही उत्तर होगा नागपुर। नागपुर में किया गया है देश का पहला डीएनए और ये 2021 में किया गया। ठीक है, तो नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, इस बात का ध्यान रहेंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक, आज के टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? ध्यान रखेंगे, मौर्य वंश का अगर प्रथम शासक आपसे पूछा जाए तो प्रथम शासक बताना है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की और ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री अर्थात उनके गुरु का नाम था चाणक्य, और चाणक्य एक महान संस्कृत के विद्वान, ज्ञाता एवं शिक्षक थे जो तक्षशिला गुरुकुल में आचार्य का कार्य करते थे। ऐसे में उन्होंने घनानंद को हराकर
चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का शासक बनाया और मगध की गद्दी पे मौर्य वंश की स्थापना कराई। इस तरह से इसका सही उत्तर होगा, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसका नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करने के बाद में पुष्यमित्र शुंग नाम का एक ब्राह्मण वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था। काफी जबरदस्त शासक अपने आप में रहा है मगध की गद्दी पर, और उसने शुंग वंश की स्थापना की थी मौर्य वंश की समाप्ति के बाद में। तो आज की क्लास के हमारे ये लगभग 50 प्रश्न थे, जो वीडियो के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आने वाली परीक्षा एवं अगली परीक्षा जो 2023 में प्रस्तावित है, जिसके फॉर्म अभी आ चुके हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन सभी का अध्ययन करेंगे और अगला जो टेस्ट होगा आपका कल शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच में आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो बने रहिएगा क्लास के साथ में, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।